नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की जो हमारी बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और उसके अंदर हमारा पाठ नंबर 3 चल रहा है भारत के विकास की यात्रा 2004 से 2014। इसको अब तक हम 3 भागों में पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम जो है भाग नंबर 4 में लेके आए हैं। जो हमने कल मनरेगा पढ़ी थी उसके बाद में है पूर्व सक्रिय प्रकटन। ये क्या होता है? देखो, प्रत्येक कार्यस्थल पर पूर्व सक्रिय प्रकटन नागरिकता सूचना बोर्ड के माध्यम से उपस्थिति के संबंध में मस्टर रोल जानकारी का पढ़े जाना और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य दिवस के अंत में कर्मकारों की उपस्थिति में किए गए कार्य और संदत मजदूरी के माध्यम से किया जाएगा। यानी जो पूर्व सक्रिय प्रकटन क्या होता है कि नागरिकता सूचना बोर्ड, एक नागरिकता सूचना बोर्ड बना होता है, उसके माध्यम से या उपस्थिति के संबंध में जो मिस्ट्रोल रहता है उसमें जानकारी होती है, उसको पढ़ा जाना और जो भी अधिकृत व्यक्ति है उसके कार्य दिवस के अंत में कर्मकारों की जो उपस्थिति में किए गए कार्य है उसको मजदूरी के माध्यम से किया जाना है। मापन पुस्तक में मापमान कर्मकारों के समक्ष कार्य के मापमान दौरान पढ़ा जाएगा। यानी जो मापन पुस्तक में जो भी मापमान यानी जो भी माप लिखा जाता है कि ये इतना इतना, वो जो है वो कार्य के दौरान ही पढ़ा जाएगा जो मजदूर है, जो कर्मकार है उनके सामने। ग्राम पंचायत और ब्लॉक कार्यक्रम कार्यालय पर पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्डों पर जानकारी के संप्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। यानी ग्राम पंचायत है या ब्लॉक कार्यक्रम कार्यालय है, वहाँ पर क्या है पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्ड है, उन पर जो है जानकारी लिखी जाएगी। इसके अंतर्गत नियोजन के उपबंध से संबंधित जानकारी, प्राप्त निधियाँ वे अनुमोदित परियोजना के सेल्फ होंगे। यानी यहाँ पर जो भी जानकारी क्या क्या काम हुआ, कितनी राशि लगी, कितना खर्च हुआ, वो सारी जो है यहाँ पर लिखे जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में कोई जानकारी जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वेबसाइट के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा विहित की जाए तथा निःशुल्क डाउनलोड की जाए उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो भी आपको अगर मनरेगा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मनरेगा की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से निःशुल्क इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी स्कीम के अधीन किए जा रहे संक्रम को, यानी कोई स्कीम के तहत जो भी काम किया जाता है उसको कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य के पूरे किए जाने के लिए संदिग्ध मजदूरी किए गए कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप हो। यानी कोई भी अगर स्कीम के तहत कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य की एक तो उचित क्वालिटी सुनिश्चित की जाती है, उस सुनिश्चित करने के साथ साथ कार्य को पूरा किए जाने की जो मजदूरी दी गई जो कार्य क्वालिटी है उसकी मात्रा के अनुरूप है या नहीं, नियमित उसका निरीक्षण किया जाए और पर्यवेक्षण करने के लिए सारे उपबंध भी किए जाएंगे। स्कीम को क्रियान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, यानी जो भी जिला कार्य में समन्वयक है, कार्यक्रम अधिकारी है, और ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों तथा उपलब्धियों सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसकी एक प्रति जनता की मांग पर ऐसे फीस के संदाय पर जो स्कीम के निर्दिष्ट उपलब्ध कराई जाएगी। यानी अगर इसकी जनता कॉपी मांगती है कि भाई हमको भी स्कीम की कॉपी दी जाए तो एक तय फीस के अनुसार जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों को सार्वजनिक समीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो भी खाते और अभिलेख है उसको सार्वजनिक समीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबंध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर उस स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने पर पश्चात ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति इसे जो स्कीम है उसके संबंधित जो कोई भी मतलब ये जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या क्या लगा है, इसकी फ़ोटो कॉपी जाता है तो 3 दिनों के भीतर उसके जो शुल्क लगाया जाए, जो भी उसका स्कीम के अंदर शुल्क है वो दिया जाए और उसको कॉपी दे दी जाएगी। प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रति ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा और ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात जो स्कीम में विनिर्दिष्ट निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यानी इसकी जो कॉपियां हैं मस्टर रोल की एक तो प्रति जो रहती है वो ग्राम पंचायत में रहती है, एक परियोजना के अधीन परियोजना की जो मस्टर रोल की प्रति ग्राम पंचायत में, एक कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिसको नियुक्त किया जाता है। ऐसी फीस संदाय करने के पश्चात जो है कोई भी इसको ले भी सकता है। अब मनरेगा का महत्व है। 2 फरवरी 2006 से शुरू मनरेगा कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। यानी ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 को और 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू हुआ था।
इस अधिनियम का उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देनी है। इसमें कहा गया कि आपको काम करने का अधिकार दिया जाएगा। जिस प्रकार सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार कानून बनाएगा, उसी प्रकार रोजगार का अधिकार कानून जो है वो मनरेगा बना। इस अधिनियम के बाद चूँकि गाँव में काम मिलने लगा, जिससे गाँव से शहरों की तरफ जो पलायन है वो बहुत कम हुआ। गाँव में मजदूरी में वृद्धि का वातावरण भी तैयार हुआ। महिला श्रम का उपयोग बढ़ने से विकास में और भी योगदान बढ़ा। स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से उनका सशक्तिकरण भी हुआ। बैंक में खाता खोलने व उनके मार्फत लेन देन को बढ़ावा मिलने से एक नई चेतना का भी उदय हुआ था। इनसे सामाजिक परिवर्तन भी आया। नव पर संपत्तियों के निर्माण से ग्रामीण जनता को भी लाभ हुआ। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनके उचित निराकरण यथोचित समय पर कर लिए जाए तो इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक जो परिसंपत्ति है उनका भी निर्माण होगा, वरना इससे नियोजित जो विकास है इससे प्रत्यक्षता भी जोड़ा भी जा सकेगा। जब पूरे विश्व में मंदी छाई थी उस समय मनरेगा कार्यक्रम भारत में अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर नहीं पड़ा। यानी जब पूरे विश्व में मंदी छाई होती उस समय मनरेगा कार्यक्रम भारत में अर्थव्यवस्था पर मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुआ, यानी देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए उपयोगी साबित हुआ। अब हम पढ़ेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान यानी आधार। इस प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को एक अधिसूचना के द्वारा योजना आयोग के संबंध कार्यालय के रूप में 115 अधिकारियों और स्टाफ कोर टीम के साथ की गई। यानी ये जो प्राधिकरण है यानी आधार जो है वो 28 जनवरी 2009 को एक अधिसूचना जारी करके जो योजना आयोग का संबंध कार्यालय के रूप में 115 अधिकारियों और स्टाफ की एक कोर टीम के साथ की गई थी। अधिसूचना के लिए 3 पद बनाए गए, महानिदेशक, उप महानिदेशक और सहायक निदेशक। मुख्यालय हेतु विशिष्ट पहचान आयुक्तों के 35 पद प्रत्येक राज्य हेतु स्वीकृत किए गए। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई और रांची में जो है क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाए। एक तकनीकी केंद्र जो है बेंगलुरु में भी स्थापित किया गया। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या, यानी जो आधार कार्ड है जिसके ऊपर हमारे जो आधार कार्ड के अंदर जो संख्या है वो कितने 12 अंकों की है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण VIPRA सभी निवासियों के लिए जारी करता है। यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है वो सभी देशवासियों के लिए जारी करता है। ये संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण है। यानी ये जो 12 अंक की संख्या है ये भारत में कहीं भी व्यक्ति के पते और उसकी पहचान का प्रमाण होगी। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त UIDI की वेबसाइट से डाउनलोड किया, यानी जो ये भारतीय डाक द्वारा प्रबंधित है एक वेबसाइट है UIDI, उससे ये डाउनलोड भी किया गया। ई आधार दोनों ही समान रूप से मान्य, यानी आधार भी मान्य है और ई आधार भी मान्य है। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है, यानी कोई भी मतलब आधार बनवाने के लिए नामांकन करवा सकता है, बशर्ते वह भारत का निवासी हो और UIDI द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। यानी वह भारत का निवासी होना चाहिए और जो UIDI द्वारा जो शर्तें रखी गई है, जो सत्यापन प्रक्रिया उसको पालन करते हो, चाहे उसकी उम्र लिंग कुछ भी हो। यानी उसकी ये नहीं देखा जाता कि महिला या पुरुष है या कितनी उम्र का है, कुछ नहीं देखा जाता। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है, नामांकन निःशुल्क है। यानी हर व्यक्ति का जो आधार एक बार बनेगा और आधार का जो नामांकन है वह निःशुल्क होगा। आधार कार्ड के लाभ क्या होते हैं? आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर की पहचान, ये जो 12 अंकों की ये संख्या आपके आधार कार्ड पर रही है आपकी जीवन भर की पहचान है। आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन, सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं को सुविधा प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। यानी आप जो आधार संख्या से आपकी बैंकिंग सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन, यानी आपको कोई नई सिम लेनी है या मोबाइल फ़ोन कनेक्शन करना है उसके लिए भी आधार, सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। किफ़ायती तरीके व सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य, यानी एक किफ़ायती तरीका है और सरलता से ऑनलाइन विधि से ये सत्यापन है। सरकारी और निजी डाटाबेस में से डुप्लीकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा एवं ठोस प्रयास, यानी इससे क्या नकली या डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। अगला, एक क्रम रहित स्वचालित तरीके से उत्पन्न संख्या, यानी एक क्रम रहित यानी एक क्रम छोड़कर स्वचालित तरीके से उत्पन्न यह संख्या है जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। अब देखो आधार कार्ड की विशेषताएं। पहली है अद्वितीयता, इसे जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक डीप्लोकेशन प्रक्रिया से हासिल किया गया। यानी ये जो है आधार कार्ड इसको जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन प्रक्रिया से इसे हासिल किया गया। डीडुप्लीकेशन प्रक्रिया में ये जांचने के लिए क्या व्यक्ति पहले से डाटाबेस में है अथवा नहीं, यानी डीडुप्लीकेशन जो प्रक्रिया की जाती है उसे ये बताना चाहता है कि इसका पहले डाटाबेस है या नहीं, अथवा नामांकन प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई निवासी की जनसांख्यिकी यानी बायोमेट्रिक जानकारी को
UIDAI की डाटाबेस के रिकॉर्ड के साथ तुलना भी की जाती है। यानी जो जब हम फॉर्म भराते हैं तो जो अधिक वहाँ पर आधार कार्ड बनाने वाले होते हैं वो हमारी जानकारी UIDAI की डाटाबेस के रिकॉर्ड में तुलना भी करते हैं कि इसका पहले आधार कार्ड बना हुआ है या नहीं। निवासी के आधार हेतु केवल एक बार ही नामांकन की आवश्यकता है, यानी एक बार ही आधार का नामांकन होता है। डुप्लीकेशन के बाद केवल एक आधार ही सृजन देते हैं, यानी जो डुप्लीकेशन किया जाता है उसके बाद केवल एक ही आधार बनाया जाता है। यदि निवासी एक से अधिक बार नामांकन करता है तो उत्तरवर्ती नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे। यानी एक व्यक्ति जो है उसने सोचा कि एक बार आधार नामांकन करवा दिया, फिर दूसरी जगह जाकर दोबारा नामांकन कराया जाए, अगर आप ऐसा करते हो तो पहले वाला जो नामांकन है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। फिर है पोर्टेबिलिटी। आधार राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सर्वथा प्रदान करता है, क्योंकि यह कहीं भी ऑनलाइन प्रमाणीकृत किया जा सकता है। यानी आधार को आप कहीं पर भी प्रमाणीकृत करवा सकते हो। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों भारतीय एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा ग्रामीण शहरी के अंदर प्रवास करते हैं। यानी ये नहीं है कि आप गांव में रहते हो तो वहाँ का आप जो है आधार कार्ड आपका गांव में बनाया नहीं है, शहर में नहीं बना सकते, आप कहीं पर भी इसको बनवा सकते हो। रैंडम संख्या। आधार संख्या रैंडम नंबर है जिसमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। यानी जो आधार के ऊपर नंबर लिखे होते हैं ये कोई प्रकार की कोई सूचना नहीं है, ये सिर्फ रैंडम संख्या है। नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को नामांकन प्रक्रिया के दौरान जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध करवानी होती है। यानी जब नामांकन हम करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो भाई आपको मतलब नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ ये लगा जानकारी नोट करते हैं, फिर आपके आंखों का रेटिना का होता है उसको नोट करते हैं, अंगूठा का निशान को नोट करते हैं। इस प्रकार जो बायोमेट्रिक जानकारी है वो उपलब्ध करवानी होती है। आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल आदि जैसे विवरणों को संग्रहित नहीं किया जाता। यानी इसमें न तो जाति है, न धर्म है, न आय है, स्वास्थ्य, भूगोल ऐसी कोई भी जानकारी आधार में नहीं मिलेगी। स्केबल प्रौद्योगिकी परिसंरचना। UIDAI संरचना अनावर्त और स्केबल है। निवासी डाटा को केंद्रीकृत रूप में संग्रहित किया जाए, यानी जो भी निवासी है उसके डाटा को केंद्रीकृत रूप में सेव किया जाता है। देश में कहीं से इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जा सकता है, यानी देश में आप कहीं पर भी अपना इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण कर सकते हो। एक दिन में 10 करोड़ प्रमाणीकरण करने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवा का गठन किया गया। यानी एक दिन में जो 10 करोड़ प्रमाणीकरण है इसके लिए एक आधार प्रमाणीकरण सेवा बनाई गई। ओपन स्रोत प्रौद्योगिकी। ओपन सोर्स वास्तुकला, विशिष्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, विशिष्ट भंडारण, विशिष्ट OS, विशिष्ट डाटाबेस विक्रेता या किसी विशिष्ट विक्रेता प्रौद्योगिकी निर्भरता को प्रतिबंधित करता है। यानी इस पर जो है ये इस प्रकार की कोई भी जो मतलब ये जो निर्भरता है इनको प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार के एप्लीकेशन खुला स्रोत या खुली प्रौद्योगिकी का उपयोग कर निर्मित या एक विक्रेता तटस्थ ढंग से स्क्रेबिलिटी को एड्रेस करने एक ही आवेदन के भीतर विषम हार्डवेयर की सह स्थितियों के लिए संचित किया जा रहा है। यानी इसके अंदर कंप्यूटर की थोड़ी सी लैंग्वेज है, इसके मतलब आपको इतना अंदर नहीं जाना है। आधार कार्ड की उपयोगिता। भारत सरकार बड़ी संख्या में समाज कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण करती है जो कि समाज के गरीबों और सबसे कमजोर वर्ग की ओर केंद्रित होती है। आधार इनके मंच के लिए सरकार कल्याण की तरफ कार्य बनाने के लिए इसको पारदर्शिता और सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। यानी जो भारत सरकार जो बड़ी संख्या में है समाज की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी जो है आधार के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। आधार के जरिए आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकारों या सेवा एजेंसी हेतु अपने पूरे डाटाबेस की विपरीत केवल जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक विशेषज्ञता की डुप्लीकेटिंग के पश्चात UID निवासियों के लिए आधार नंबर जारी करता है। यानी जो पूरा डाटाबेस रहता है और बायोमेट्रिक विशेषता के बाद जो है आधार नंबर जारी करता है। आधार प्रमाणीकरण विभिन्न योजनाओं के तहत दोहराव के उन्मूलन में सक्षम है। यानी जो अलग अलग योजनाएं उनकी तरह ये दोहराव में भी सक्षम है। इससे सरकारी खजाने में पर्याप्त बचत होने की भी उम्मीद है। यह सरकारों को लाभार्थी के सटीक डाटा प्रदान करने, प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रम में सक्षम कराने, सरकारी विभागों और सेवा प्रदाताओं के समन्वय और विभिन्न योजनाओं के अनुकूलन करने की भी अनुमति प्रदान करता है। यानी जो लाभार्थी है उसके डाटा प्रदान करना और जो प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रम है उसकी जानकारी प्रदान करना और अलग अलग योजनाओं को अनुकूलन की अनुमति प्रदान करता है। लाभार्थियों को सत्यापित करने और लाभों के लक्षित वितरण को सुनिश्चित करने में कार्यान्वयन एजेंसियों के आधार सक्षम करता है। यानी जो लाभार्थी इसको सत्यापित इसको मतलब पुष्टि करने के लिए और इसको जो लाभ है वो वितरण करने के लिए जो एजेंसी है उनको आधार सक्षम करता है। इन सभी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का परिणाम होता है। पहला, लक्षित वितरण द्वारा लीकेज को रोकना। यानी जो टारगेटेड जो वितरण है उसके अंदर लीकेज को रोकना। कल्याण कार्यक्रमों जहां सेवा वितरण से पूर्व लाभार्थी की पुष्टि करना आवश्यक है, UID प्रमाणीकरण सेवा लाभ मिलेगा। यानी अगर हमें किसी व्यक्ति को लाभ देना है और उसकी पुष्टि करनी है कि ये सही है ये गलत, तो हम आधार के द्वारा कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप लीकेज को रोकना और सेवाओं के वितरण लक्षित अभ्यर्थी तक किया जाना सुनिश्चित होगा।
यानी एक तो इससे क्या है, गलत नहीं होगा, मतलब कोई भी लिखित नहीं होगी, कोई गलत आदमी के हाथों सेवा नहीं जाएगी, बल्कि सही आदमी के हाथों सेवा जाएगी। उदाहरण स्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के लाभार्थियों को सब्सिडीज योजना और मिट्टी के तेल का वितरण मनरेगा के लाभार्थियों के कार्यस्थल उपस्थिति आदि इसमें शामिल है। यानी जो भी पीडीएस के लाभार्थी है या सब्सिडी योजना के लाभार्थी है या मिट्टी तेल के वितरण है या मनरेगा है, तो उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका आधार होगा, उसका मतलब बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर, और उसके आधार संख्या जाएगी और उसी को जो है वो योजना दी जाएगी। दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार। आधार मंच से सेवा वितरण प्रणाली के बारे में पारदर्शी और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के परिणाम स्वरूप सरकार सेवा वितरण प्रणाली में सुधार कर सकती है। यानी आधार से क्या है, सटीक जानकारी प्राप्त होती है, तो सरकार भी अपनी वितरण प्रणाली में सुधार कर सकती है। दुर्लभ विकास कोष को अधिक प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक सेवा वितरण नेटवर्क में शामिल कर मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग। जो भी दुर्लभ विकास कोष है उसको और अधिक प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक सेवा वितरण में शामिल करके मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग भी कर सकती है। निवासियों के लिए इसका क्या फ़ायदा है? देखो, आधार प्रणाली भारत के सभी निवासियों को देश भर में ऑनलाइन पहचान सत्यापन का एकमात्र स्रोत प्रदान करती है। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप देश भर में ऑनलाइन पहचान करवा सकते हो। निवासियों को एक बार नामांकन हो जाने पर वे आधार नंबर का है, यानी एक बार आपका आधार हो गया, एक बार आपको नामांकन है, वो आप जो आपको नंबर दिया जाता है वो आपकी जिंदगी भर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपयोग कर अपनी पहचान को सत्यापित और प्रमाणित कर सकते हैं। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनसे आप अपनी पहचान को सत्यापित करवा सकते हैं। इसके द्वारा नागरिक प्रत्येक बार सेवा जैसे बैंक खाता खोलने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त करने के लिए बार बार पहचान समर्थन दस्तावेज उपलब्ध कराने पर मिल सकते हैं। यानी जो भी जब आपको बैंक खाता खोलना है या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप बार बार जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने परेशानी बन सकते हैं। पहचान का एक पोर्टेबल सबूत है जिसे कहीं भी आप ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से स्थापित करें। यानी आपका जो आधार है वही आपका एक प्रमाणीकरण माध्यम है। उपलब्ध करवा के आधार प्रणाली ने ऐसे लाखों लोगों को जो देश के एक भाग से दूसरे भाग में चले जाते हैं गतिशीलता भी प्रदान की। यानी आधार आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पर भी आप अपना जो डॉक्यूमेंट है आधार का उसको अपडेशन करा सकते हो, अपना नए पते को सही करवा सकते हो। ये भी है। अन्य लाभ। आधार कार्ड की महत्व बढ़ते हुए भारत सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए जिनमें आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड का कोई और प्रयोग नहीं कर सकता। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और इस कार्ड का कोई और भी प्रयोग नहीं कर सकता। जबकि राशन कार्ड समेत कई दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह गड़बड़ी हुई है होती रही। मतलब राशन कार्ड है, कोई दूसरे के राशन कार्ड से राशन ले आता है, इस प्रकार गड़बड़ी होती है, लेकिन ये आधार के साथ नहीं हो सकती। पहला, पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य करती है। यानी अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आधार चाहिए। जन धन खाता खोलने के लिए भी आपको आधार चाहिए। एलपीजी की आपको सब्सिडी पानी है, आधार चाहिए। ट्रेन टिकट में छूट पानी है, आधार चाहिए। परीक्षाओं में बैठने के लिए जैसे आईआईटी और जेईई के लिए भी आधार आवश्यक है। बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए आधार आवश्यक है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी जो लाइफ सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए आधार आवश्यक है। प्रोविडेंट फंड के लिए भी आधार आवश्यक है। डिजिटल लॉकर के लिए आधार आवश्यक है। संपत्ति का रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आवश्यक है। छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी आधार कार्ड के जरिए उनके बैंक खाता में जमा होती है। सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार आवश्यक है। और आयकर रिटर्न जो इनकम टैक्स भरा जाता है उसके लिए भी आधार ज़रूरी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतनी ही देखेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें स्वस्थ।